अस्सलाम वालेकुम। सब जरा कनेक्ट हो जाए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या सब लोगों ने गूगल क्लास को ज्वाइन कर लिया है? इसको मेक श्योर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गूगल क्लासरूम को मैंने आपको लिंक भेजा है, अभी उसमें सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो ज़रा इसको इंश्योर कीजिए कि आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया है या अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, इसमें मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन आप लोग अभी कनेक्ट हुए हैं। सादान आपने अभी तक नहीं किया, इसको जल्दी से कनेक्ट करिए। और आप लोग अपने आईडी और नेम जो है वो चैट पे मुझे सेंड करें फौरन। ठीक है, आईडी और नेम जो है वो आपने मुझे फौरन सेंड कर दीजिए। अच्छा, एक तो ये मैंने से कहा कि आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिए गूगल क्लासरूम को। और जैसे मैंने अभी नाम लिया है, सादान ने भी ज्वाइन नहीं किया है गूगल क्लासरूम को। अच्छा, उसके बाद सुमेर आपने भी नहीं किया है, इसको आप भी ज्वाइन करिए जल्दी जाके, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, वाकई वजाहत ने, वजाहत आपने भी नहीं ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए गूगल क्लासरूम को। हाँ, सुमेर आपने तो कर लिया है, वजाहत ने नहीं किया है और सादान ने नहीं किया था। अच्छा, और ठीक है, अभी तक जो आप लोग अभी कनेक्ट हुए हैं उनमें से ये मैंने जो नाम लिए हैं, दो नाम मैंने लिए हैं, इन लोगों ने भी इनको फौरन से कनेक्ट कर दिया। याद कर लिया आपने, चलें ठीक है। अच्छा, स्क्रीन मैंने भी शेयर की हुई है, इसको जैसे भी आप लोग आते हैं और बाकी लोग मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। थोड़ा मैं इसको साइड में कर दूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन स्टूडेंट अभी कनेक्टेड हैं और किसने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, ये मैं साइड में। अटेंडेंस जो है वो आप अपना जैसे ही कनेक्ट किया करें, फ़ौरन अपना आईडी और नेम जो है मुझे, अब ये प्रैक्टिस बना लीजिए कि फ्यूचर में भी आप लोग जैसे ही कनेक्ट हों, चैट पे मुझे फ़ौरन अपनी अटेंडेंस जो है वो आईडी और नेम मुझे सेंड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, साधन आपने ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लें। हाँ, चलें जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी अब स्टार्ट मैंने ऐसे की हुई है, ठीक है, सही, और ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग भी। चलें जी, मैंने सारा सेटअप कर दिया। तो जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, जैसे मैंने भी कहा कि सादान आपने भी ज्वाइन नहीं किया था, तो इसको गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए अभी आप। ठीक है, ताकि जो भी आप लेक्चर मटेरियल वगैरह जो भी है वो सब मैंने गूगल क्लासरूम पे मैं अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग उसे क्लास से पहले भी विजिट कर सकते हैं, क्लास के बाद भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको चेक करते रहिएगा और आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं उनको मैंने सभी इन्फॉर्म कर दिया था। मैं सेकंड क्लास जब स्टार्ट होगी हमारी, सेकंड क्लास को हम 6:55 पे स्टार्ट इंशाल्लाह कर देंगे। 6:55 पे 50 मिनट पे हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अभी कितने स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट से कनेक्ट किया है, ज़रा और लोग आ जाएं तो फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अटेंडेंस सब में से कहा कि आप जैसे कनेक्ट किया करें, अपना आईडी और नेम फ़ौरन चैट में मुझे भिजवा दें, करें सेंड कर दें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो सेव करके और उसको मार्क करूँ आपके। ठीक है जी। अच्छा जी,
देखिए ये जो बेसिकली इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो, और स्पेसिफिकली इस कोर्स की इम्पोर्टेंस भी, दोनों चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। कि इम्पोर्टेंस तो ये है कि आप लोग जब FYP में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट कोई भी, यानी सॉफ्टवेयर जो भी आप डेवलप करने जाते हैं, तो उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो भी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है उसका एनालिसिस और उसका डिज़ाइन। उसके बाद आप फिर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेवलपमेंट का जो फर्स्ट फेज है वो एनालिसिस है, सेकंड फेज उसका है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें आपके पास कंप्लीटली थॉरोली आप कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के एनालिसिस और उसका डिज़ाइन कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद आप फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिगिन करते हैं। तो इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो, उसमें हम यही देखेंगे कि एनालिसिस में क्या क्या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स, जो पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। एनालिसिस के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं, हम उसे एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या वो टूल्स हैं जो कि हमें हेल्पफुल होंगे एनालिसिस के लिए। वो एक चीज़ जो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनालिसिस के साथ साथ फिर हम सॉफ्टवेयर की जो डिज़ाइनिंग है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आप फाइनल प्रोजेक्ट अपने जब डिज़ाइन कर डेवलप करने जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप उसके लिए जो आपकी एडवाइस से अपने जो भी हो गए मीटिंग्स हैं, उसमें आपको अपना एनालिसिस जो है वो बहुत थॉरली उनसे डिस्कस करना है। उनसे जो डिज़ाइनिंग है वो पहले आप उनसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। और जब आप इसको प्रेजेंट करने जाएंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन जो भी है उसमें भी आपसे जो वाइवा होगा, वो आपके एनालिसिस और डिज़ाइन की जो अंडरस्टैंडिंग है आपके, उसको भी वो देखेंगे कि आपने डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिकली किसी रूल को कंसिडर करके, रूल्स को कंसिडर करके की है, स्टैंडर्ड नोटेशंस को आपने यूज़ किया है, तो स्टैंडर्ड आपने डिज़ाइनिंग एनालिसिस मेथोडोलॉजी वगैरह यूज़ किए, या आपने इसको रेंडमली किया है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास होता है एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के लिए, हम बेसिकली उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं जो रिकॉर्डिंग्स है इस लेक्चर की और हर लेक्चर की, वो भी मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं जो है वो अपलोड कर दिया करूँगा क्लास के बाद। तो आप लोगों के पास ये लेक्चर स्लाइड्स भी सब वहीं पर अवेलेबल हैं, कोर्स आउटलाइन भी मैंने अपलोड कर दिए है, बुक्स को भी मैंने अपलोड कर दिया है। और ठीक है, तो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके पास ईमेल जो है, आप उसमें उसी में गूगल क्लासरूम पे आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं ईमेल अपना एड्रेस आप लोगों को जो है वो सेंड कर देता हूँ, ताकि आप लोग मुझे जैसे ही ओके, आप मुझे जो है फ़ौरन, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ चीज़ें आपको सबमिट करनी है, तो आप बेसिकली इस ईमेल एड्रेस को आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये मैं चैट पे ही भिजवा रहा हूँ, सबके पास ये आ जाएगा। ये है suhail.imran@gmail.com जो है, इस पर आप मुझे अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो वो आप इसको मुझसे आप ईमेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गूगल क्लासरूम का दानियाल, मैंने यार कोड तुम लोग को भिजवाया तो था। अच्छा, मैं ठहरो, मैं तुम लोगों को भी अभी मैं चैट पे मैं देता हूँ। तो आपको दानियाल मिली नहीं कि आपको ईमेल, आपको या SMS नहीं मिला आपको? बाकी लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है, तो स्पेसिफिकली आपको क्यों नहीं मिला, मुझे वो परेशानी। खैर, मैं गूगल क्लासरूम का आपको अभी भेजूँ। खैर, अच्छा, ये दोनों मैं ये, हाँ भाई, ये आपके पास देखें, गूगल क्लासरूम का मैंने भिजवा दिया है, लिंक भी भिजवा दिया है इसका, और साथ ही साथ कोड भी आपके पास है इसको। ठीक है, तो ये जो भी लोग अभी अभी जिन्होंने अभी मीटिंग को ज्वाइन किया है, आज की क्लास को ज्वाइन किया है,
तो सब जो है वो इसको मेक श्योर कर लें कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो अभी इसी वक्त ये जो मैंने अभी आपको लिंक सेंड किया है और उसका कोड सेंड किया है, इसको आप इमिडिएटली आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको जो ये लेक्चर स्लाइड्स हैं मेरी, जो बुक्स हैं और इसके साथ साथ जो कोर्स आउटलाइन है, ये मैंने सब कर दिए हैं आज की क्लास से रिलेटेड सब कुछ मटेरियल, वो अभी आपके पास अपलोडेड है। तो उससे तो आपके पास आप डाउनलोड करते रहेगा, और आज की क्लास का जो एंड होगा तो उसके बाद फिर मैं जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो भी मैं उसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए जी। अब मेरे ख्याल में जितने लोग ज्वाइन होना थे अभी ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छा, अटेंडेंस जो है वो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करें, उसको क्लास को ज्वाइन करते ही आप जो है वो अटेंडेंस मुझे ईमेल अपना सॉरी अपना जो रोल नंबर है, आईडी और साथ साथ अपना नेम, दोनों आप जो है वो मुझे चैट पे आप मुझे सेंड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन जो है, इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम की डेफिनेशन को। ठीक है, जब हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करने जाते हैं, डेवलप करने जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं आप, कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो एक्चुअली बेसिकली आप एक कोई ना कोई एक सिस्टम बेसिकली आप डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं। तो आपको पहले तो यहाँ पे जो आज की क्लास में जो देख रहे हैं आप, कि पहले जो है मैं आपसे फर्स्ट जो डिस्कस करूँगा वो सिस्टम की डेफिनेशन को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, देखिए जो फर्स्ट आपके पास है कि सिस्टम बेसिकली, जैसे डेफिनेशन आपके सामने है कि आपके पास जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, किसी भी सिस्टम की मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं। तो सिस्टम जो है उसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो एंटिटीज़ की जो अरेंजमेंट है, उसके सेट को हम कहेंगे। प्रॉब्लम सर, ये कोर्स कौन सा है? यार इसके लिए तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुमने किस में रजिस्टर कराया था। सही है, तो पहले चेक कर लो। सर मेरे पास बस मैसेज आया था कि ज्वाइन कर लें आईडी। मैंने अपना वार्ड और ऑपरेटिंग सर सिस्टम ऐड करवाया था। अच्छा, तो ऑर्ड का है ये कोर्स, इसमें तुमने फर्स्ट स्लाइड पे लिखा भी था। ठीक है, तो उसको चेक कर लो। ठीक, ऑर्ड का कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात ये कर रहे थे कि जो भी आपके पास सिस्टम, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिस्टम बेसिकली आपके डिफरेंट एंटिटीज के अरेंजमेंट के सेट को हम बेसिकली कहते हैं। अच्छा, एक सिस्टम जो है बेसिकली वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के और उन ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप्स के बिटवीन जो भी अरेंजमेंट है, उससे हम बेसिकली सिस्टम्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन एक सिस्टम जो है वो मल्टीपल सब सिस्टम्स का पार्ट होती है। मतलब अगर सपोज कर लें कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके। ठीक है, और वो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उन को कंबाइन करके हम एक सिस्टम, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे हम काउंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम जो है वो एक्चुअली कंसिस्ट होता है मल्टीपल सब सिस्टम्स पे, यानी कि मल्टीपल बेसिकली डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंसिडर होता है। तो यहाँ पर भी हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जाएंगे, तो वो सॉफ्टवेयर जो है उसके मल्टीपल सब सिस्टम्स होंगे, और उन मल्टीपल सब सिस्टम्स को हम कंबाइन करके एक सिस्टम को फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो ऑटोमोबाइल की यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड है। ठीक है, और दूसरे सब सिस्टम्स है उसकी लिस्टेड है कि आपके पास ये मल्टीपल सब सिस्टम, जैसे कि इंजन है, बॉडी सिस्टम है, फ्रेम है उसका किसी भी ऑटोमोबाइल का। तो ये सब सिस्टम जो है वो मिला के कंबाइन करके एक व्हीकल जो है उस सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये तो खैर सिस्टम की जस्ट एक डेफिनेशन है। ठीक है, जो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस सेंड नहीं करी है, वो अपनी आईडी और नेम जो है वो मुझे चैट पे सेंड कर दे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और अभी अटेंडेंस सेंड नहीं करी। ठीक है, अच्छा जी। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करने जाते हैं, डेवलप करने जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस सिस्टम को डिकम्पोज करना पड़ेगा। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपका एक सिस्टम जो है वो मल्टीपल सब सिस्टम्स पर कंसिस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने सिस्टम को पहले तो डिकम्पोज करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक करना पड़ेगा हमें अपने सिस्टम को इनटू मल्टीपल स्मॉल मैनेजेबल सब सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप कोई भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि यार उसमें अकाउंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी
उसके लिए आपके पास अकाउंट का डिपार्टमेंट होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ के से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी मॉनिटरिंग वगैरह को देखना है, तो उसके लिए हमारे पास पॉलिसीज़ को देखना है। तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो है सब सिस्टम जो है वो आपको एक डिपार्टमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। ऑपरेशन जो भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो हमें इसका मतलब है कि एक अलग से एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, वो हमें फॉर्म करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसके टेक केयर करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को फॉर्म करना होता है। इसका मतलब है कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मल्टीपल सब सिस्टम्स होते हैं, और उन मल्टीपल सब सिस्टम्स या डिपार्टमेंट्स में जो लोग हायर करते हैं वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उनके लिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो उसकी स्किल होती है उनके पास। तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो लोग जो हैं उस पर्टिकुलर सब सिस्टम्स को स्मूथली रन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। यानी कि बेसिकली आप ये कहें कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो शायद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है अकाउंट डिपार्टमेंट उसको अच्छी तरह मैनेज ना कर सकें। तो इसलिए हम जो भी हायर करेंगे सेल्स सिस्टम्स में वो सेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ की नॉलेज है और उसकी स्किल है हम उसे कंसिडर करेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए हम हायरिंग करेंगे तो हम बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो जो नॉलेज है हम बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ की उसको टेस्ट करेंगे, और जो उनकी स्किल है, स्पेशलाइजेशन है अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हम बेसिकली उन पर्टिकुलर यूजर्स को, उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को हम उस पर्टिकुलर सब सिस्टम में कंबाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी हम किसी भी सिस्टम की जो हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिस्टम जो है उसके उसमें हम सबसे पहले उसको सब सिस्टम्स में उसको डिज़ाइन करते हैं, डिसाइड डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके हम अ, उस पर्टिकुलर सिस्टम को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके हम उन सब सिस्टम्स को के बेसिस के ऊपर हम एक कंप्लीट सिस्टम एज होल सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक पहले तो फर्स्ट पेज तो वापस ये हुआ कि आपने अपने एक कंप्लीट सिस्टम को डिकम्पोज किया इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सब सिस्टम्स। पहला पार्ट तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। और दूसरा फिर हम जो है सेकंड चीज़ है वो है मॉड्यूलरिटी। यानी बेसिकली आप क्या करेंगे कि उन सब सिस्टम्स को बेसिकली आप स्मॉलर जो भी हम डिकम्पोज किया है उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि बेसिकली हम ये बात करेंगे कि हम एक कंपनी जो है हम बेसिकली जब उसको उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करने जाते हैं, तो हमने बात अभी की कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, आपके पास इस तरह ऑपरेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अप्रोच है पहले तो एक डिवाइड किया हमने, डिकम्पोज किया, फिर हमने उन सब सिस्टम्स के बेसिकली डिफरेंट मॉड्यूल्स डिज़ाइन करें, और उन फिर मॉड्यूल्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट और भी यहाँ पे लिस्टेड आपके सामने है, एक है कपलिंग और एक है इसमें कोहेजन। तो ये आपने पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कपलिंग बेसिकली आपके पास ये है कि आपके पास जो क्लासेस होती हैं वो कितनी दूसरी क्लासेस के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि डिपेंडेंसी, जब आप एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर से के साथ कनेक्ट होगी तो इसका मतलब है कि उस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए आपको दूसरी क्लासेस भी रिक्वायर्ड होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास जो दूसरी क्लासेस के ऊपर की डिपेंडेंसी है वो कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, उसको हम कहते हैं कपलिंग। मतलब सपोज करें कि आपने अगर सेल्स की सपोज करें एक क्लास बनाई है, तो इसका मतलब है कि सेल्स की जो क्लास है वो प्रोडक्ट की क्लास से भी कनेक्टेड होगी, वो अकाउंट डिपार्टमेंट की क्लास से भी कनेक्टेड होगी ताकि पेमेंट वगैरह का भी हो, कस्टमर की क्लास से भी वो कनेक्टेड होगी, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय जो डील कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी वो कनेक्टेड होगी, और जो भी आपके पास प्राइसिंग है प्रोडक्ट की, जो कॉस्टिंग कहलाती है प्रोडक्ट कॉस्टिंग, उससे भी वो कनेक्टेड होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सेल्स की जो क्लास आप बनाएंगे वो सेपरेटली, इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बल्कि वो सेल्स की जो क्लास है वो एक्चुअली कंसिस्ट है, कनेक्टेड है विद अदर क्लासेस। तो इसका मतलब है कि सेल्स की क्लास के लिए दूसरी क्लासेस, यानी कि प्रोडक्ट की क्लास हो गई, कस्टमर की क्लास हो गई, अकाउंट डिपार्टमेंट की क्लास हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट की क्लास हो गई, कॉस्टिंग की क्लास हो गई, इन सब से जब तक ये कनेक्टेड नहीं होगी उस वक्त तक आपकी ये क्लास एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, और इसके थ्रू आप कोई ट्रांजेक्शन फॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो कपलिंग बेसिकली आपके पास इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है।
इससे रिलेटेड अगर कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कपलिंग से रिलेटेड, फिर मैं आपसे कोहेजन को बात करूँ। ये बात क्लियर है सबको कि मैंने बात की कि अगर आपके पास जो भी एक क्लास आप डिज़ाइन करते हैं, तो वो क्लास है, मैंने एग्जांपल आपसे अभी मैंने आपको जो दी कि आप जो सेल्स ऑर्डर की सपोज करें जो भी क्लास है, वो आप जब उसको कोड करने जाते हैं, इसको डिज़ाइन करने जाते हैं, तो आपकी जो सेल्स की क्लास है, सेल्स ऑर्डर की जो क्लास है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट की क्लास को भी कनेक्ट करना होगा, ताकि आप उसमें देखें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट उस सेल्स ऑर्डर में ऐड हो रही है, और आपको कस्टमर को भी उससे कनेक्टेड करना होगा उस क्लास को, कस्टमर क्लास के साथ, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया है। आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्लास से भी आपको अपनी इस क्लास को कनेक्ट करना होगा, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी इसके साथ आपके पास ऐड हो जाए। आपके पास फिर यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट को भी या कनेक्ट की क्लास को अकाउंट क्लास को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो पेमेंट वगैरह जो भी होंगी कस्टमर की तरफ से उस पर्टिकुलर ऑर्डर की वो भी आपके पास एकम्प्लिश हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक क्लास है उसकी डिपेंडेंसी अदर क्लासेस के ऊपर है। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई कपलिंग। अच्छा, अब इसमें एक जो एडवाइस होती है जब भी आप क्लास डायग्राम जो आप बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में आपने क्लास डायग्राम को बनाया, उसमें एडवाइस ये है कि जब भी आप कनेक्ट करें क्लासेस को, तो उसमें सिर्फ वो क्लासेस को कनेक्ट करें जो कि आपको मैंडेटरी हैं, मतलब जो नेसेसरी क्लासेस हैं, जो अननेसेसरी क्लासेस हैं, कोशिश करें कि अननेसेसरी क्लासेस को कनेक्ट ज़्यादा ना करें। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने कुछ अननेसेसरी क्लासेस को कनेक्ट कर लिया, तो उसकी कपलिंग की जो डिग्री है वो हाई हो जाती है। तो जितने ज़्यादा कपलिंग की डिग्री हाई होगी, उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हाई होगी, और मेमोरी में उतनी ज़्यादा क्लासेस कैशे में लोड होंगी। तो ये मेमोरी जो है आपके पास, जो उसकी भी मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा ये, और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस पर भी इतना ज़्यादा इसका इशू आता है। जितनी ज़्यादा इसकी डिग्री होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ज़्यादा क्लासेस को स्कैन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मैंडेटरी आपको सिर्फ क्लासेस रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ वो क्लासेस जो हैं वो आप कनेक्ट करें, अननेसेसरी क्लासेस को कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, परफॉर्मेंस का इसमें इशू आ जाता है और बाद में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी होगा। जी, मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि जो लोग अभी ज्वाइन किया है अभी, वो अपने अटेंडेंस जिन्होंने अभी तक सेंड नहीं की है, अपना आईडी और नेम सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है अभी तक सेंड नहीं करी। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने कर दिए तो ठीक है। अच्छा, सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है कोहेजन। कोहेजन के जैसे आपने यहाँ पे जिसमें पढ़ रहे हैं कि आपके पास जो भी सब सिस्टम है, कोशिश उसकी ये हमें ये करनी चाहिए कि सब सिस्टम जो भी आपके पास है, उसमें आपके पास जो डिपेंडेंसी है, जो 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 उस पर बेसिकली हम बात करें कि अगर हम एचआर डिपार्टमेंट के लिए कोई एक सब सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये एचआर डिपार्टमेंट जो है उसके तमाम फंक्शन जो हैं वो एचआर डिपार्टमेंट की क्लासेस के थ्रू ही परफॉर्म हो जाएं। ठीक है, बजाय इसके कि हमें उससे दूसरे सब सिस्टम्स के थ्रू परफॉर्म करना हो। तो जितना ज़्यादा इसका मतलब है कि एक सब सिस्टम सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उतना आपको ये बात जो कपलिंग की हम कर रहे थे, कि इसी तरह से कोहेजन की हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो इंटरनली डिपेंडेंसी उसकी हाई होनी चाहिए, अदर क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए और कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी जो है हर सब सिस्टम की वो हाई होनी चाहिए, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कोशिश ये हो कि एचआर की जितनी क्लासेस हैं वो सब के सब उसी के थ्रू ज़्यादातर ऑपरेशन उसके परफॉर्म हो जाएं। और अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदर आपको सब सिस्टम से रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने भी कहा कि अननेसेसरी आप उसमें डिपेंडेंसी को क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि वो ज़्यादा कोहेसिव होगा, यानी कि ज़्यादा वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। ठीक है जी, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी सिस्टम को जब डिज़ाइन करने जाते हैं कि आप सिस्टम को डिकम्पोज करें, और जो डिकम्पोज करेंगे जो कंपोनेंट्स में आएगा, उन कंपोनेंट्स के आप छोटे मॉड्यूल उन सब सिस्टम्स के वो डिज़ाइन करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपके पास जो कपलिंग है, डिपेंडेंसी है आपके सब सिस्टम की, वो अदर सब सिस्टम से वो जितनी रिक्वायर्ड है वही हो, अननेसेसरी कपलिंग आपकी डिग्री की हाई नहीं होनी चाहिए। और कोहेजन यानी कि उसकी सेल्फ डिपेंडेंसी जो है सब सिस्टम की, यानी कोशिश ये होगा जितने फंक्शन जो है एक सब सिस्टम के, वो सब सिस्टम वो इटसेल्फ अपने ही क्लासेस के थ्रू परफॉर्म करें, अदर सब सिस्टम को बार बार कॉल ना करना हो। ठीक है,
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने अभी सब सिस्टम और सिस्टम्स के से रिलेटेड कभी डिसाइन किया। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है वो एक और टर्म जो है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी आप सिस्टम, जब हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की टर्म यूज़ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली वही है जो हमने इससे पहले बात की, यानी कि आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि कलेक्शन। अब ये जो है ये ओवरऑल प्रोसेस की बात हो रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, कलेक्शन जो भी आपके पास है डेटा की वो आपके पास क्या है। फिर उसके ऊपर आपने कुछ प्रोसेसेस को अप्लाई किया, यानी कि आपके पास जो भी प्रोसेसेस हैं जो आप बेसिकली, जैसे कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे एग्जांपल मैं याद दे दूँ कि रजिस्ट्रेशन का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है सपोज करें, उसमें हम स्टूडेंट्स का के डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम उसमें उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके कोर्सेज हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। फिर जो भी आपके पास ऑफर्ड कोर्सेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम कोर्स को ऑफर करते हैं। तो ये ऑफर करने का एक प्रोसेस का मतलब हुआ जो ऑफर करने का। फिर आप उसी डेटा के ऊपर स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनेबल करते हैं, एक्टिव उसको करते हैं। तो वही जो आपने कलेक्ट किया था डेटा उसको करेंगे, और फिर उसके बाद अपने कोर्सेज को आपने रजिस्टर किया होगा। तो जो आपने कोर्सेज को सेलेक्ट करके सबमिट किया वो बेसिकली जाके किसी बैक एंड के ऊपर डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ। और फिर जब भी आपको कोई भी जो आपने कोर्सेज जो आपने अभी सेमेस्टर के अंदर आपने इनरोल कर लिए हैं, उससे रिलेटेड आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उसी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से जो आपने भी कोर्सेज को आपने किया है उसके आपको रिजल्ट्स को देखना है, आपने स्टेटस को देखना है, तो वो आप सब कुछ स्केड्यूल को देखना है, एग्जामिनेशन स्केड्यूल को चेक करना है, तो वो अपने मार्क्स को चेक करना है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो आपने कोर्सेज को रजिस्टर किया है, स्टोर किया है, आप फ्यूचर में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। इन डिसमिनेट कहते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टोर डेटा। ठीक है, तो इसका भी हुआ कि आपके पास ये कलेक्शन जो है ये इनपुट हुआ, और डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके पास आउटपुट हुआ, और ये आपके पास प्रोसेस हुआ, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है, अटेंडेंस है, एग्जामिनेशन है, क्लास स्केजुलिंग है। तो ये सब जो आपके पास है, दीज ऑल आर बेसिकली टाइप ऑफ प्रोसेसेस। और फिर जो भी चीज़ आप उसको सेव करते हैं वो जाके स्टोर होती है इन सम डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में भी आपने यही टर्म पढ़े होंगे, मैं ऑलमोस्ट ये वही चीज़ में जो आप डेटाबेस में पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं उसी से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें सारे प्रोसेसेस होंगे, कलेक्शन का प्रोसेस भी होगा, उसमें आपके पास जो प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, कोड्स हैं, वो भी होंगे, और फिर आप उसकी जो जो चीज़ आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, जो स्टोर करेंगे, वो भी इसका पार्ट होंगे, और साथ साथ जो भी आपके पास आउटपुट है उसको भी आप कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज हैं, अगर आप उसको देखें तो आपका जो सब जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें ये आपके पास कुछ नजर आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप के सब सिस्टम। जैसे आपके पास यहाँ क्या है, टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि आप जो भी जो फर्स्ट प्रोसेस है कलेक्शन, कलेक्शन बेसिकली क्या है, राइट। ठीक है, आप डेटा को राइट करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसका स्टोरेज के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को स्टोर कर सकें, सेव कर सकें। तो इसके लिए जो सिस्टम हम डेटाबेस की जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम दैट एक्चुअली प्रोसेस ट्रांजैक्शन इनटू सम सिस्टम। तो जो भी आपके पास सब उसके जैसे का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो आपके पास जो आप कोर्सेज को सिलेक्ट करके और जो स्टोर कर रहे हैं वो बेसिकली आपके पास है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, उस जो आपके पास ये जितना भी आप स्टोर करेंगे, राइटिंग यानी कि डेटाबेस में राइट करेंगे, सेव करेंगे, ये सब का सब जो कहलाएगा ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको हम लेबल करते हैं। ठीक है, डेटाबेस के यूसेज। तो ये आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया। जो आपने डेटा को स्टोर किया है, जैसे मैंने भी कहा, और आप देखना चाह रहे हैं कि मेरे कोर्सेज जो मैंने इस सब जो रजिस्टर्ड हैं उसका स्टेटस देखना चाह रहे हैं, मतलब आप देखना चाह रहे हैं कि जी उसका उसके स्केड्यूल क्या है। जैसे अभी आपने इस क्लास का जैसे स्केड्यूल चेक किया होगा डेटाबेस से, तो उसके लिए आपको आउटपुट रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है। तो जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उससे हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि बेसिकली ईपीएस के थ्रू आप डेटा में डेटाबेस में राइट करते हैं, और जो डेटाबेस में चीज स्टोर हो जाती है उसको जो आप रीड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसके लिए जो जो आपके पास एप्लीकेशन होती है, जो यूसेज होता है, उससे हम कहते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी टाइप है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो तरह के सिस्टम हो गए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसके थ्रू आप डेटा
को स्टोर करते हैं, और MIS जिसके थ्रू आप डेटाबेस को रिट्रीव करते हैं। जो आपकी ग्रेड शीट आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, अपने स्केड्यूल देखना चाह रहे हो, फी वाउचर को आप जनरेट करना चाह रहे हो, तो जितना भी कुछ आप रीड करेंगे, रिपोर्ट्स निकालेंगे, तो ये रिपोर्ट से रिलेटेड है MIS, और ये आपके पास डेटा एंट्री फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो दो आपके पास टाइप्स हो गए। एक तो आपके पास हो गया राइटिंग से रिलेटेड, यानी कि जो डेटा एंट्री फॉर्म्स है उससे रिलेटेड, और दूसरा के पास हो गया रिपोर्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है ये बेसिकली है कि अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी हो फ्यूचर की, तो उसके लिए कोई फोरकास्टिंग प्रेडिक्शंस वगैरह करनी हो, प्रोजेक्शंस करनी हो, तो उसके लिए जो सिस्टम, हम इसी सिस्टम को जो आपने TPS से जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी हम चाहें तो एक और जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कॉपी, और उसके लिए हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी कि बेसिकली ये आपको प्लानिंग, जैसे आप 5 साल के डेटा के ऊपर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप करेंगे ये कि जो TPS से जो आपके पास डेटा जो कलेक्ट हुआ है सारा का सारा, वो आप बेसिकली इसमें जो है वो कॉपी करेंगे, इसकी एक कॉपी बनाएंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एग्जैक्टली इसकी कॉपी नहीं होती है, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें हमें जो है वो उसको जो है थोड़ा प्री प्रोसेस भी करना पड़ता है, और प्री प्रोसेस करने के बाद फिर जो भी उस सिस्टम के ऊपर जो हम फ्यूचर में प्रोजेक्शन वगैरह करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ये बेसिकली, यानी कि ये कह लें कि MIS जो है वो एक्सेस करता है TPS को, TPS के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं DSS, और जब DSS हमारा फॉर्म हो जाता है, डिसीजन फॉर्म हो जाता है, तो फिर हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो रन करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि MIS और एक्सपर्ट सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है वो इसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ES एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली DSS को रीड कर रहे हैं, एक्सेस कर रहा है। MIS जो है वो एक्सेस कर रहा है TPS को, और TPS के थ्रू हम क्रिएट करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, TPS के अलावा भी इसकी सोर्सेज हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, वो TPS ही होती है। हाँ भाई, अभी मुझे बता दी किसी को अगर कोई चीज़, ये सब डेटाबेस से रिलेटेड ही था, कोई चीज़ अगर इसमें कोई हो तो आप मुझे क्वेश्चन जो है वो चैट पे मुझे सेंड कर दें, तो फिर मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम या सब सिस्टम, हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो ये आपने जो डेटाबेस में पढ़ा होगा, बेसिकली ये उसी से रिलेटेड है। हमने अभी उसी की बात की। मैं दोबारा से, जो डेटाबेस आपने DBMS का सब्जेक्ट पढ़ा है, वो बेसिकली आपने पढ़ा था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से, जो भी आपने उसमें डेटाबेस को डिज़ाइन किया है, जो आपने टेबल्स को क्रिएट किया है, ठीक है ना, जो भी आपने डेटा इंसर्ट की कमांड से इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, आपने डिलीट किया है, तो ये जितना भी आपने पढ़ा था वो सब हमने, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, या उसको ऑपरेशनल सिस्टम भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, और फिर आपने जो क्वेरीज वगैरह पढ़ी थी, सिलेक्ट की क्वेरीज पढ़ी आपने जितनी भी, तो वो सारे की सारी जो थी वो MIS से रिलेटेड है। ठीक है, और ये अलग से एक डेटा वेयर हाउस होता है, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। ये आपने भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, और AI शायद कुछ लोगों ने पढ़ लिया है। तो AI के लिए हमें जो भी डेटा को प्री प्रोसेस करके जो स्टोर करते हैं, बेसिकली हम DSS के अंदर करते हैं। तो AI के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास बैकएंड के ऊपर कोई अपना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास हो, डेटा वेयर हाउस हो, जिसके ऊपर हम अप्लाई करके उसको प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शन वगैरह कर सकते। ठीक है जी, चलिए जी, तो मैंने अभी आपको सिर्फ जो है वो अपने प्रीवियस जो से रिलेटेड था। अब हम बेसिकली यहाँ से हम अपना जो सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज्ड जो टर्म्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करें। फर्स्ट टर्म जो आपके पास है, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। यानी कि हमारे पास जो एनालिसिस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन आप जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके पास जो टर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये एनालिसिस जो है वो नॉर्मल सिंपल एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब भी हम इस स्पेशलाइज जो एनालिसिस है, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हम कह रहे हैं, वो बेसिकली आपके पास बेस्ड है ऑब्जेक्ट्स पे, यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बेसिकली उन पर ये बेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी जो एनालिसिस करने जाएंगे,
उसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो आपके पास वो होगी आपके पास ऑब्जेक्ट्स की। तो इसका मतलब है कि अगर आपने करेक्टली अपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये जो आपके पास एनालिसिस है वो करेक्टली फॉर्म हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है इसमें कि एनालिसिस जब भी आप करने जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में, तो सबसे पहले तो आप अपने जो इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उस सिस्टम के या सब सिस्टम कह लें, उन्हें आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसकी रिक्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन है उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड को कंसिडर करके वो आपको बेसिकली एनालिसिस में आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहला जो पार्ट हमारा है वो एनालिसिस की टर्म को अंडरस्टैंड करना है। अब इसको अगर आप देख लें कि जो जो नॉर्मल जो सिस्टम एनालिसिस डिजाइन होता है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस जो है बेसिकली ये है सिंपल सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, तो ये जो हम नॉर्मल जो एनालिसिस करते हैं उसमें और ऑब्जेक्ट एनालिसिस में जो मेजर डिफरेंस है, मैंने कहा कि इसमें तो ऑब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अराउंड ऑब्जेक्ट जो है उसको कंसिडर कर रिक्वायरमेंट है, और फिर हम उन पर उसमें डेटा और फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो जो यहाँ पर मॉडल करते हैं रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में वो डेटा और फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के एस्पेक्ट से होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो आपके पास मेथोडोलॉजी है अदर सिस्टम में जिसको हम सिंपल टर्म यूज करते हैं सिस्टम एनालिसिस की टर्म यूज करते हैं, तो इसमें आपके पास जो फंक्शन और डेटा है वो सेपरेटली कंसिडर होते हैं। यहाँ पर आपके पास फंक्शन सेपरेट हो सकते हैं और डेटा सेपरेट हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के फंक्शन और डेटा की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम इसमें सेपरेट फंक्शन और सेपरेट डेटा को और उसके बाद में हम फ्यूचर में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम जो भी टर्म यूज करेंगे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा और फंक्शन, ये मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है जो फंक्शन है और उन ऑब्जेक्ट्स का दूसरे एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये होगा। जबकि जो नॉर्मल जो सिंपल एनालिसिस है उसमें फंक्शन और डेटा जो है ये सेपरेटली कंसिडर होते हैं, इनको आपको इंटीग्रेट नहीं करना होता, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो ये जो आपका एनालिसिस है तो ये बात बहुत क्लियर हो जाए कि हम जो ऑब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे इसमें आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट जो आपको ये एंड तक आपकी जाएगा वो है क्लास डायग्राम। जो आपने क्लास डायग्राम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जो आपने पढ़ा था, तो हम बेसिकली उसी को यहाँ पर जो है वो कंसिडर करेंगे और बार बार आपको क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिकॉल होंगे सारे के सारे कोर्स। ठीक है, तो मैं भी इंशाल्लाह थर्ड वीक में आपको क्लास डायग्राम जो है वो बहुत थॉरोली आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में जो कोड है उसकी अप्रोच को भी मैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो अपने प्रोग्रामिंग का कोड है उसको क्लास डायग्राम के साथ करने